लिए क्या रखनी है आपको स्ट्रैटेजी। हमारे साथ आज शो में शामिल हो रहे हैं खास मेहमान, उनका परिचय करा दे। प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, आपका बहुत स्वागत है आज के शो में और पूरी रिसर्च टीम जिनसे समझेंगे अलग अलग सेक्टर्स का हाल। उससे पहले बाजार में आज कारोबार कैसा हुआ जरा जानते हैं। बाजार में आज दिन भर रही उठा पटक, लेकिन आखिरी घंटे में निफ्टी बैंक ने जोरदार रिकवरी के साथ इतिहास रच दिया और इंट्राडे में 40,200 का ऐतिहासिक स्तर भी छुआ और पहली बार 40,000 के ऊपर बंद होने का भी रिकॉर्ड बनाया। हालांकि रिकवरी के बावजूद सेंसेक्स और निफ्टी लगातार तीसरे दिन गिरावट पर ही बंद हुए। निफ्टी 88 अंक गिरकर 18,178 पर बंद हुआ, तो सेंसेक्स 336 अंक गिरकर 60,923 पर बंद हुआ। एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से आज क्या आंकड़े सामने आए हैं जरा देखते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से भारी भरकम बिकवाली के आंकड़े सामने आए हैं। एफआईआईज ने 2,818 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, तो भाई डीआईआईज ने आज करीब 428 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और आज के कारोबार में किन सेक्टर्स में मजबूती रही और कहां पर सुस्ती के संकेत थे, समझते हैं हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता से। जी, तो बाजारों में आज बहुत ही एक्शन पैक मूव हमें देखने को मिला, जहां पर आखिरी 1-1.5 घंटे में बैंक निफ्टी ने तेज दौड़ लगाई। इनफैक्ट यहां पर अगर आप देखें तो 40,000 के पार पहली बार बैंक निफ्टी क्लोजिंग दिखाता हुआ नजर आया। साथ ही निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो ऊपरी स्तरों से जो गिरावट आई थी फर्स्ट हाफ में और ऑलमोस्ट सेकेंड हाफ तक भी कंटिन्यू होती हुई नजर आई थी। उसके बाद आखिरी 1-1.5 घंटे में जिस तरह से बैंक्स में तेजी बनी, कहीं ना कहीं जो निफ्टी था वो भी उसके सपोर्ट से चलता हुआ बना। तो इसका इम्पैक्ट जो है क्लियरली आज बाजारों में अच्छे रिवर्सल्स के संकेत हमें आखिरी आधे पौने घंटे में देखने को मिले। निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों में जो बैंकिंग स्पेस से लीड कर रहा था वो था कोटक महिंद्रा बैंक। यहाँ पर जबरदस्त तेजी 7% तक की देखने को मिली, फॉलोड बाय टाटा मोटर्स, ग्रासिम। पर दूसरी तरफ गिरने वाले शेयरों में जो नंबर्स आए थे, जो मार्जिन्स पर हिट आया था एशियन पेंट्स का, उसका क्लियर कट इम्पैक्ट 6 से 7% की गिरावट यहाँ पर रही। इनफैक्ट हिंडाल्को, रिलायंस, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स पर भी आज के सत्र में दबाव आपको देखने को मिला। साथ साथ अगर आप बैंकिंग स्पेस की बात करें तो कोटक तो चला ही था, आरबीएल बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी बनी और एनबीएफसी भी पीछे नहीं थे बाजार की तेजी में। इनफैक्ट बैंकिंग स्टॉक्स की तेजी में जो एनबीएफसी थे, जिसमें एमएनएम फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट जैसे स्टॉक्स 3-3.5% का अच्छा अपमूव दिखाते हुए नजर आए। पर आईटी स्पेस यहां पर आज हमें कमजोरी साफ तौर पर देखने को मिली, जिसमें सोनाटा सॉफ्टवेयर 10% की गिरावट यहां पर थी। माइंड ट्री, कोफोर्ज सुबह से ही कमजोरी जो है दिखाते हुए नजर आ रहे थे। मेटल्स भी पीछे नहीं थे गिरावट में। हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर जैसे स्टॉक्स पर आज भी हमें दबाव देखने को मिला। और रियल्टी स्पेस अगेन यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग, जिस तरह की तेजी यहाँ पर बनी थी, आज वापस से प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आई। और अंत में अगर आप जीके के हिट कॉल्स की बात करें तो पालविया जी ने आपको कोटक महिंद्रा बैंक पर कॉल दी थी। टाटा मोटर्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया। राकेश कुणाल चार्ट कॉर्नर में ये भी आपको रेकमेंड किया गया था। तो वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार जो थे बहुत वॉलेटाइल रहे, पर आखिरी 1-1.5 घंटे में एक शार्प मूव हमें देखने को मिला। कल है कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन, देखना होगा किस तरह से बाजार जो है कल के सत्र में मूव दिखाते हुए नजर आते हैं। आइए अब अविनाश गोरक्षकर का रुख कर लेते हैं। अविनाश जी, सेंसेक्स और निफ्टी में लगातार तीसरे दिन गिरावट का दौर, तो वहीं निफ्टी बैंक ने ऐतिहासिक स्तर छुआ। बाजार के इस कारोबार पर आपकी राय क्या है? मुझे लग रहा है कि स्वाति, आई थिंक मार्केट्स में वोलेटिलिटी काफी रहेगी, क्योंकि अभी नतीजों का सीजन है और काफी बड़े दिग्गज कंपनीज ने आज नतीजे दिखाए। कहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट्स आए हैं, वहाँ पे ऑब्वियसली शेयर्स में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिली। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार के नंबर्स स्टील सेक्टर में जेएसडब्ल्यू स्टील ने दिखाए, मेरे ख्याल से शायद मेटल सेक्टर में काफी हद तक लोग थोड़े से चिंतित थे। तो ये नंबर्स देखने के बाद लग रहा है कि शायद आने वाले हफ्ते में मेटल शेयर्स में आपको शायद एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी ही आपको देखने को मिलेगी। इंडेक्स लेवल पे हो सकता है कि मार्केट्स अभी थोड़ा सा टाइम सेटल करने के लिए समय ले, और ऑब्वियसली स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी में ही थोड़ा बहुत मुनाफा और शॉर्ट टू मीडियम टर्म अपॉर्चुनिटीज इन्वेस्टर्स को खोजना चाहिए। तो ये स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ही इन्वेस्टर्स अप्रोच करें, क्योंकि ये अर्निंग सीजन है। तो इंडेक्स पे ज्यादा नजर मत रखिए, बट ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज आपको काफी मौके खरीदने की इस मार्केट प्रेजेंट करेगी। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी पर नजर रखने की सलाह। अविनाश जी, हफ्ते भर का नजरिया किसी को रखना हो तो कौन सा स्टॉक रेकमेंड करेंगे?
स्वाति, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि मेटल सेक्टर में आज जेएसडब्ल्यू स्टील ने उम्मीद से काफी बेहतर नंबर दिखाए। इनफैक्ट हम समझते हैं कि ये नंबर्स पूरी तरह से मार्केट्स ने डिस्काउंट नहीं किए। मार्केट थोड़ा सा एंड ऑफ द सेशन में थोड़ा बहुत बिकवाली के मूड में था, तो इसमें भी थोड़ी सी बिकवाली देखने को मिली। लेकिन जिस प्रकार के नंबर्स इन्होंने डिक्लेयर किए, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे डेफिनेटली एक शॉर्ट टर्म ट्रेड बन सकता है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 713 715 का नियर टर्म का टारगेट बन सकता है अगर किसी को 8 से 10 दिन का नजरिया लेना है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 653 का स्टॉप लॉस रखिए। डेफिनेटली आने वाले दिनों में होपफुली यहाँ पे अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि नंबर्स बहुत ही उम्मीद से अच्छे हैं और मार्केट्स इस बात को डेफिनेटली नजरअंदाज नहीं करेगी। जेएसडब्ल्यू स्टील में हफ्ते भर की खरीदारी करने की सलाह अविनाश गोरक्षकर की। आगे आने वाले नतीजों की बात कर लेते हैं। एचडीएफसी लाइफ के नतीजे कैसे रह सकते हैं, मानसी का रुख करते हैं। मानसी, जरा बताएं एचडीएफसी लाइफ के नतीजों का अनुमान क्या कह रहा है? जी बिल्कुल, एचडीएफसी लाइफ के तिमाही नतीजे अच्छे आने का अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। नेट प्रीमियम इनकम की अगर बात करें 13% की बढ़ोतरी का यहाँ पर अनुमान है। वहीं मुनाफा जो है 326 करोड़ से 342 करोड़ तक जाता हुआ दिख सकता है, यानी कि करीब 5% की बढ़ोतरी मुनाफे के फ्रंट पर भी देखने को मिलेगी। न्यू बिजनेस एपी की अगर बात करें, यहाँ पर 15% की बढ़त का अनुमान है और वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस की जो मैं बात कर रही हूँ 17% की अपटेक यहाँ पर देखी जा सकती है। 550 करोड़ से 640 करोड़ तक वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस का आंकड़ा आता हुआ दिख सकता है। इनके मार्जिन जो है 25.6% से 26%, यानी कि एक ही लेवल पर इंटैक्ट रहते हुए दिखेंगे। अब इनके न्यू बिजनेस प्रीमियम जो है इसमें हेल्दी अपटिक देखने को मिलेगा, क्योंकि अच्छा ट्रेंड एन्युटी बिजनेस में एक स्ट्रांग मजबूती देखने को मिली है, जिसका असर न्यू बिजनेस प्रीमियम पर पड़ता हुआ दिखेगा। एक्सपेंस रेशियो जो है स्टेबल रहेंगे। वहीं वीएनबी 15 से 17% तक ग्रो करते हुए दिख सकते हैं। वीएनबी यानी वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस के मार्जिन्स जो हैं उसमें भी एक स्टेबल ट्रेंड जरूर देखने को मिलेगा। क्लेम्स जो हैं वो हाई रहेंगे। वहीं हमें नए प्रोडक्ट और क्लेम रेशियो इस तिमाही कैसे आते हैं इस पर नजर रखनी है। मोटे तौर पर नेट प्रीमियम इनकम, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस, मार्जिन्स और मुनाफे के फ्रंट पर नतीजे अच्छे रहेंगे। बिल्कुल, तो एचडीएफसी लाइफ के नतीजों का अनुमान समझा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के भी नतीजे आने वाले हैं, वरुण से समझते हैं। वरुण, रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजों का अनुमान क्या है? देखिए, इस बार रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे जो है वो थोड़े कमज़ोर रहेंगे। नो डाउट कच्चे तेल में बढ़ोतरी हुई है तो उसका थोड़ा फ़ायदा कंपनी को मिलेगा। इसके अलावा जो कंपनी का रिफाइनरी थ्रूपुट था उसमें भी बढ़ोतरी देखने मिलेगी, लेकिन पेटकेम का जो कारोबार है वहाँ से थोड़ा प्रेशर इस बार आ सकता है। कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ को जो ड्राइव करेगा वो है कंपनी का डिजिटल और रिटेल कारोबार, जहाँ पे अच्छी ग्रोथ होगी। रिटेल कारोबार में साल दर साल करीब 38 से 40% के आसपास की बढ़ोतरी होने वाली है और इसी के चलते कंपनी की जो ओवरऑल रेवेन्यूज़ है उसमें करीब 11 साढ़े 11% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। लेकिन दिक्कतें हैं एबिटा फ्रंट पे। यहाँ पे एबिटा जो है उसमें महज 2.3% के आसपास की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है और इसके चलते कंपनी के जो मार्जिन है उसमें गिरावट होने वाली है। 16.7% से गिर के करीब ये 15.3% के आसपास आएगा और मुनाफा जो है उसमें करीब 7 साढ़े 7% के आसपास की गिरावट होगी। जहाँ तक कंपनी के जियो के कारोबार की बात करेंगे तो वहाँ पे क्वार्टर रेवेन्यूज़ और एबिटा में करीब 4 से 5% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। लेकिन याद रखिए आरपूस जो है वो या तो फ्लैट रहेंगे या तो वहाँ पे गिरावट हो सकती है। पिछले क्वार्टर में करीब 138 के आसपास थे, इस बार करीब 137 के आसपास आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो इंटरनल्स है, यानी कि जो ऑपरेशन परफॉर्मेंस और जियो का कारोबार जो है वो थोड़े बहुत कमज़ोर इस बार रह सकते हैं। अविनाश जी, आपके पास आ रहे हैं एचडीएफसी लाइफ और रिलायंस, नतीजे आने वाले हैं। नतीजों से पहले कोई पोजीशन या फिर इंतजार करें? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए अगर एचडीएफसी लाइफ की बात करें तो मुझे लग रहा है कि अगर मार्केट्स में कोई वीकनेस आता है और इस शेयर में कोई थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली होती है तो इसको एक खरीदने का मौका समझना चाहिए। हमको लग रहा है कि देखिए एक शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि कोविड के कारण जो क्लेम्स का रेशियो है वो शायद इस बार ज्यादा हो, लेकिन ओवरऑल जो ग्रोथ कमेंट्री मैनेजमेंट की आएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। मैनेजमेंट का क्या रवैया आने वाले 6 महीनों के लिए, क्योंकि अभी नॉर्मल सी जल्दी वापस आ रही है, वैक्सीनेशन का रन रेट भी अच्छा चल रहा है, तो डेफिनेटली सेकंड हाफ ऑफ FY22 कंपनी के लिए अच्छा रहेगा। तो भी गिरावट में इसको खरीदना चाहिए, अच्छा पोर्टफोलियो स्टॉक है। लेकिन रिलायंस के बारे में जैसे वरुण ने कहा, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा एक वेट करना ही ठीक रहेगा, क्योंकि शेयर बहुत ही निचले लेवल से चला है और ऑब्वियसली जो ट्रैक्शन डिजिटल और बेसिकली रिटेल बिजनेस पे है वो कितना बढ़ेगा, कितना ट्रैक्शन है, ये मैनेजमेंट के कमेंट्री से पता चलेगा। तो जिनके पास है रिलायंस होल्ड करे, फ्रेश खरीदारी मुझे लग रहा है रिजल्ट्स के बाद, कमेंट्री आने के बाद में ही करना ठीक रहेगा।
बिल्कुल। और आने वाले नतीजों में टाटा कंज्यूमर के नतीजे आने वाले, वरुण आपके पास फिर से आ रहे हैं, आपके पास डेटा अवेलेबल है टाटा कंज्यूमर के नतीजों का, कैसे अनुमान है? देखिए इस क्वार्टर जितनी भी एफएमसीजी कंपनीज हैं उनमें ग्रोथ काफ़ी बेहतर देखने मिली है, लेकिन रॉ मटेरियल के बढ़ते कॉस्ट के चलते सभी की कंपनीज में मार्जिन जो है उसमें गिरावट हुई है और ऐसा ही हाल टाटा कंज्यूमर्स में भी होने वाला है। इस कंपनी के घरेलू फूड कारोबार में अगर आप देखेंगे तो 20 से 25% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। अंतर्राष्ट्रीय कारोबार जो है उसमें हालांकि थोड़ी गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है। जो प्रोडक्ट की कीमतें हैं उसमें बढ़ोतरी के चलते ओवरऑल जो रेवेन्यूज़ है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी, करीब 11-11.5% के आसपास की। जो इंडियन ब्रांडेड टी बिजनेस है उसमें करीब 7% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, तो ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छे रहने वाली है। लेकिन जैसे कि बाकी एफएमसीजी कंपनीज में आपने देखा कि जो रॉ मटेरियल की कीमतें हैं वो बढ़ी, उसके चलते मार्जिन्स गिरे, तो टाटा कंज्यूमर्स में भी ये होगा। मार्जिन्स 14.4% से गिर के करीब 13.5% के आसपास आ सकते हैं, तो ये एक पेन पॉइंट रहने वाला है। मुनाफा जो है करीब 12-13% के आसपास बढ़ेगा, 290 करोड़ के आसपास ही आ सकता है। तो रेवेन्यूज़ अच्छे रहेंगे, प्रॉफिट में ग्रोथ देखने मिलेगी, लेकिन मार्जिन जो है इस कंपनी के भी दबाव में रहने वाले हैं। अविनाश जी, टाटा कंज्यूमर पर आपकी क्या राय होगी? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए स्वाति, एक क्वार्टर के नंबर्स के खराबी से कंपनी का लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पे कोई ज्यादा बदलाव नहीं आता, लेकिन जिस प्रकार से अभी रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़े हैं, मुझे लग रहा है कि शायद दिसंबर के क्वार्टर के बाद ही इसमें थोड़ी सी अप ट्रेंड आएगी। प्राइसिंग डेफिनेटली पावर टाटा कंज्यूमर के पास है, नॉट ओनली डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स में इनका इंटरनेशनल प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो भी है, प्लस इनके पास मैं समझता हूं कि अगर हम टाटा कॉफी की बात करें तो टाटा कॉफी इनकी सब्सिडरी है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं डेफिनेटि मोटी नंबर्स ठीक ठाक रहेंगे। हाँ, मार्जिन्स में थोड़ा सा दबाव रहेगा, कमेंट्री और जो वॉल्यूम ग्रोथ आउटलुक रहेगा प्रोडक्ट्स के ऊपर, जो नए प्रोडक्ट्स के लॉन्चेस है उसके ऊपर जो मैनेजमेंट कहेगा वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर कोई गिरावट आती है तो स्वाति ये स्टॉक ऐसा है कि लंबे अवधि के लिए जरूर खरीदना चाहिए। छोटी सी करेक्शन आती है तो इसको खरीदने के लिए अपने पोर्टफोलियो में डेफिनेटली चांस ले लीजिए, क्योंकि ये नॉर्मली ऐसे खराब नंबर्स पे भी गिरता नहीं है। मार्केट्स में निचले लेवल पे खरीदने के लिए काफी बड़े एचएनआई इंस्टीट्यूशनल फंड्स तैयार होते हैं, तो ये डेफिनेटली बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक है। ऑल राइट सर, अब पीवीआर के भी नतीजे आने वाले हैं, कुशल के पास चलते हैं। कुशल, जरा बताएं पीवीआर के नतीजों का अनुमान क्या है? जी, तो मल्टीप्लेक्स शेयर पीवीआर के नंबर्स जो हैं कल के सत्र में आने वाले हैं और यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस यही लगाई जा रही है कि पिछले साल के मुकाबले इस बारी कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली एक अच्छी रिकवरी आपको दिखाते हुए नज़र आ सकती है। इनफैक्ट कंपनी की आय अगर आप देखें तो करीब 60 करोड़ थी पिछले साल, अब वो बढ़कर ऑलमोस्ट जो है 98 करोड़ पर हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, तो लगभग 66% की बढ़त आपको आय में देखने को मिलेगी, क्योंकि ओवरऑल फुटफॉल जो है वो कहीं ना कहीं अनलॉकिंग होने से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ऑलमोस्ट डबल होती हुई नजर आई है, जिसका क्लियर कट इंपैक्ट आपको आय पर आता हुआ नजर आएगा। वहीं दूसरी तरफ जो एबिटा घाटा है वो भी कम हो सकता है, 91 करोड़ के मुकाबले 62 करोड़ का एबिटा घाटा कंपनी दर्ज कर सकती है, और इसका जो इवेंचुअल इंपैक्ट है 219 करोड़ का घाटा था पिछले साल, अब वो केवल 118 करोड़ रुपए का घाटा हम अनुमान करके चल रहे हैं। डेफिनेटली इनकी पाइपलाइन आगे किस तरह से कंटेंट की रहती है ये देखना इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होगा, और बाज़ारों में आगे के लिए जो डिमांड है, जो फुटफॉल है, वो जो फिल्म की रिलीजेस होंगी अभी त्योहारी सीज़न में, उसका किस तरह से इम्पैक्ट आ सकता है, मैनेजमेंट क्या कहती है उस पर, ताकि आगे की जो ट्रेजेक्टरी है वो हमें देखने को मिले, इस पर हमारा फोकस जो है बना हुआ रहेगा। अविनाश जी, पीवीआर पर क्या किया जा सकता है? स्वाति, पीवीआर में मुझे लग रहा है कि देखिए ये तिमाही के नंबर्स भी कोई इतने अच्छे नहीं होंगे। जैसे फर्स्ट क्वार्टर में हमने देखा था, इस क्वार्टर में भी पॉसिबली कंपनी घाटा रिकॉर्ड करेगी, लेकिन आने वाले 6 महीनों में होपफुली नॉर्मल सी आती है और ऑब्वियसली सिनेमा हाउसेस में ऑक्यूपेंसी बढ़ती है, तो ही इनके लिए एक अच्छी ट्रैक्शन आपको रेवेन्यू और प्रॉफिट में देखने को मिलेगी। लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि आगे का जो रास्ता है वो काफी चैलेंजिंग है, तो मुझे लग रहा है कि अगले 2 क्वार्टर्स में भी ऐसा कोई बड़ा तोड़फोड़ ग्रोथ नहीं आएगा। ऑब्वियसली फिल्में रिलीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले 3-6 महीने में कोई बड़ी ब्लॉकबस्टर पिक्चर्स रिलीज भी नहीं हुई है, तो डेफिनेटली ब्लॉकबस्टर पिक्चर की जो पाइपलाइन है और प्लस ऑक्यूपेंसी लेवल्स है, ये दोनों फैक्टर्स है जो शेयर को आगे रिरेट करेंगे। डेफिनेटली पीवीआर मार्केट लीडर है, मोनोपोली प्लेयर की तरह इस सेगमेंट में काम करता है, तो जिसको भी खरीदना है कम से कम साल 1.5 साल का नजरिया रखे, क्योंकि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में ये स्टॉक थोड़ा सा ट्रेडिंग रेंज में ही घूमेगा। बड़ी अपसाइड के लिए आपको मिनिमम 12 to 15 मंथ्स का नजरिया लेके इसको खरीदना
लेना चाहिए। बिल्कुल सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो तमाम नतीजों की बात हो गई, अब कल के ऑप्शन की भी बात करते हैं शर्मा जी के ऑप्शन में। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के बीके शर्मा से करते हैं बात। शर्मा सर, बहुत स्वागत है आपका शो में एक बार फिर से। अब कल के लिए कहां पर रखी जा सकती है स्ट्रैटेजी? जी स्वाति जी, नमस्ते। आपका और आपके सभी दर्शकों का इस सेगमेंट में स्वागत है। कल जो दृष्टि रखी जा सकती है वो आज के ही जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं और जो सेक्टर रिकवरी दे सकता है उन्हीं दो पे नजर रखे हुए हैं। तो पहला जो स्टॉक है और दोनों में से मेरी पहली पसंद है कैनरा बैंक। ये अक्टूबर महीने की 205 स्ट्राइक प्राइस की आप कॉल ऑप्शन खरीदें, जो 6 रुपए 70 पैसे पे आज जिसका ऑप्शन बंद हुआ है। स्टॉप लॉस रखिए 4 रुपए 70 पैसे का, टारगेट आपका रहेगा 10 रुपए का। और दूसरा जो स्टॉक है वो है टेक महिंद्रा। तो यहाँ पे अक्टूबर माह की 1560 की कॉल खरीदे, 34.5 रुपए पे ये कॉल आज क्लोज हुई है। अगर नीचे मिलती है तो अच्छा, पर स्टॉप लॉस आपको 25 ही रखना है और टारगेट आपका रहेगा 48 रुपए। दोनों में से एक स्टॉक चुनना हो ऑप्शन के लिए तो मेरी पहली पसंद कैनरा बैंक है। धन्यवाद, जय हिंद। आइए अब देखते हैं शो में कल का ऑप्शन। चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया से करते हैं बात। सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। कल के लिए कहां पर रखी जा सकती है स्ट्रैटेजी? गुड इवनिंग स्वाति। देखिए, कल के लिए दो ऑप्शन है मेरे पास। पहला ऑप्शन है चोला फाइनेंस का। चोला फाइनेंस के अंदर 620 का कॉल लेने का सलाह रहेगा 20-21 रुपए के आसपास। स्टॉक में आज क्लोजिंग आवर्स में तेजी देखने को मिली थी, तो ये तेजी एक्सटेंड होनी चाहिए। स्टॉप लॉस लगाना है 620 के कॉल के अंदर 14 रुपए का, और ऊपर में 30 रुपए से लेकर 35 रुपए तक के टारगेट चोला फाइनेंस के 620 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ये तो रहा पहला स्ट्रेटेजी। दूसरा स्ट्रेटेजी होगा टाटा मोटर में। ऑटो सेक्टर में टाटा मोटर में आज एक अच्छा मोमेंटम बना है, तो टाटा मोटर यहाँ से एक अच्छा मूव पकड़ सकता है आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर। तो टाटा मोटर का 520 का कॉल 18 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 11 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं, और ऊपर में 25 रुपए से लेकर 30 रुपए तक के टारगेट टाटा मोटर के 520 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकता है। बहुत शुक्रिया सुमित जी हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए और कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। आइए अब अविनाश जी का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। अविनाश जी, लॉन्ग टर्म के लिए कौन से स्टॉक में स्ट्रैटेजी आज आप सजेस्ट करने वाले हैं? स्वाति, लॉन्ग टर्म के लिए हमको एक लिकर कंपनी पसंद है और उस कंपनी का नाम है एसोसिएटेड अल्कोहल और बेवरेज लिमिटेड। ये कंपनी बेसिकली 6 स्टेट में अपना IMFL बेचती है, लेकिन सबसे बड़ी बात स्वाति ये इंटीग्रेटेड प्लेयर है। लिकर बिजनेस में एक रॉ मटेरियल होता है ENA, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, जो ये कंपनी खुद बनाती है और दूसरी कंपनीज को भी सप्लाई करती है। इनफैक्ट यूनाइटेड स्पिरिट्स अपने सारे जो प्रोडक्ट्स के लिए इनसे ENA खरीदता है। तो इनके पास एक नेचुरल इनहेरेंट स्ट्रॉन्ग बिजनेस पॉइंट है कि पूरी तरह से इंटीग्रेटेड प्लेयर है। और अभी हाल ही में इन्होंने डिसाइड किया है कि एथेनॉल पे ये फोकस करेंगे। एथेनॉल का एक प्लांट लगा रहे हैं करीबन 30 मिलियन लीटर्स का, जहां पे ये करीबन 110 करोड़ खर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात, कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है और ये पूरा एक्सपांशन अपने कैश फ्लो से कंप्लीट होगा। कंपनी ने पिछले साल 450 करोड़ में करीबन 60 करोड़ का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया था, और हमारा मानना है कि इस साल कंपनी कम से कम 80 या 82 करोड़ का प्रॉफिट रिकॉर्ड करेगी। तो करीबन 35-36 रुपए की अर्निंग FY22 के लिए, और अगले साल दैट इज FY23 के लिए करीबन 43-44 रुपीज की अर्निंग्स आएगी। तो बहुत ही सस्ता स्टॉक है लिकर स्पेस में। आप अगर रैडिको खैतान या कोई दूसरे बड़े खिलाड़ियों को देखोगे तो वैल्यूएशन कम से कम 30-35 टाइम है। यहाँ पे वैल्यूएशन मुश्किल से 12 से 13 टाइम आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि काफी अच्छा वैल्यू स्टॉक है, यहाँ पे जरूर खरीदना चाहिए। और करीबन 670-675 का हमारा टारगेट है, तो ये एक अच्छा स्टॉक पिक हो सकता है फ्रॉम अ 12 to 15 मंथ काइंड ऑफ टाइम फ्रेम। जी, तो अविनाश जी के रेकमेंडेशंस का एक क्विक रिकैप हम आपको दे दें। उन्होंने पोजिशनल तौर पर कौन सा स्टॉक आज रेकमेंड किया आपको बता दें। मतलब 7 से 10 दिन की अगर आपकी खरीदारी का व्यू है तो JSW स्टील स्पेस है, JSW स्टील में खरीदारी की सलाह अविनाश जी की है। साथ ही लॉन्ग टर्म खरीदारी अगर 12 से 15 महीने तक का आपके पास व्यू है तो एसोसिएटेड अल्कोहल्स में खरीदारी की सलाह अविनाश गोरक्षकर ने आज हमारे शो में दी है। बहुत शुक्रिया अविनाश जी, हमारे साथ आज आप इस शो में शामिल हुए। तो बाजार आज और कल में आज के लिए बस इतना ही, पर खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा, इसलिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी बिजनेस।